हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को दूसरे व्याख्यान में बताया था स्वर के बारे में, श्रुति के बारे में और थाट के विषय में पढ़ रहे थे कल अपन। तो थाट के बारे में एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ और आज उसकी परिभाषा एक बता देता हूँ। आज उसकी पढ़ाई पर थाट के बारे में थोड़ा कम बताया था, विस्तार से नहीं बताया मैंने। आज थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, उसकी परिभाषा भी लिखूंगा और थाट के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। थाट किसको बोलते हैं? थाट मैंने बताया था कल 10 होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में और दक्षिण संगीत पद्धति में 72 थाट होते हैं। और थाट का आविष्कार किसने किया था वो भी मैंने नाम बताया था आपको। थाट का आविष्कार किया था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, जो कि उनका उपनाम था विष्णु पंडित, चतुर पंडित, कई उपनामों से उनको जाना जाता था। आज हम थाट के बारे में पढ़ेंगे। थाट किसको कहते हैं? मैंने ये भी कहा था कि थाट के दो नाम और हैं, थाट या मेल। संस्कृत में इसको मेल भी कहा जाता है। इसके दो उपनाम और हैं, ठाट या मेल। अब इसकी परिभाषा है कि मेल स्वरों के समूह को कहते हैं। मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं। संस्कृत में इसको मेल भी कहा जाता है और मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके, जिससे राग उत्पन्न हो सके। यानी जिससे राग उत्पन्न हो सके है उससे मेल कहते हैं। नाद से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से थाट बनते हैं। यानी पहले नाद, फिर स्वर, फिर सप्तक और फिर थाट। यानी थाट सप्तक से बनता है और एक सप्तक में शुद्ध कोमल यानी शुद्ध और विकृत, शुद्ध और विकृत, शुद्ध और विकृत, जिनको हम कोमल या तीव्र कहेंगे। एक सप्तक में शुद्ध विकृत यानी कोमल और तीव्र कुल 12 स्वर होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था पहले भी, दूसरी बार सप्तक के बारे में बताया था पिछले व्याख्यान में। सप्तक 3 तरह के बताए थे मैंने, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। और तो सप्तक के अंदर 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर कोमल और तीव्र मिला के। 12 मैंने बताया था 7 स्वर शुद्ध होते हैं
और 5 स्वर विकृत होते हैं। विकृत का मतलब होता है अपनी मेन अवस्था से ऊपर या अपनी मेन अवस्था से कुछ नीचे। तो इसमें 4 स्वर अपनी मेन अवस्था से नीचे होते हैं, रे ग ध नि, जिनको कोमल कहते हैं, और मध्यम स्वर तीव्र होता है जिसको तीव्र स्वर कहते हैं, यानी वो अपनी मेन अवस्था से ऊंचा होता है। इन्हीं स्वरों की सहायता से इन्हीं ही स्वरों की सहायता से ठाट या ठाट तैयार होते हैं, जिनको संस्कृत में मेल कहते हैं। तो ये हो गई थाट की परिभाषा। तो थाट किसको कहेंगे? मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से थाट बनते हैं। एक सप्तक में शुद्ध विकृत मिलाकर के तो 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से थाट तैयार होते हैं, जिनको संस्कृत में मेल कहते हैं। तो इसी प्रकार से थाट तैयार होते हैं। कल मैंने बताया था थाट के बारे में आपको, थाट कितने होते हैं। कल मैंने बताया था थाट कितने होते हैं, थाट की परिभाषा बताई थी मैंने आपको। एक दोहा लिखवाया था आपको मैंने, एक दोहा लिखवाया था, यमन बिलावल और खमाजी, भैरव पूर्वी मारवा काफी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, 10 मित्र थाट चतुर्मुनि माने। तो ये 10 थाट मैंने बताए थे क्रम से आपको। आज 10 थाट के नाम लिखवाऊंगा। इनकी पहचान क्या होती है? एक नंबर पे आएगा यमन या कल्याण थाट। कल्याण थाट इसकी स्वर है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और ये सा, ये कार शब्द का सा रहता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कल्याण थाट का या कल्याण थाट के स्वर है ये? तो इसके अंदर मध्यम तीव्र होता है और तीव्र की निशानी ऐसी होती है खड़ी पाई। मैंने बताया आपको विकृत स्वर 5 होते हैं। 5 में रे, ग, ध, नि ये कोमल होते हैं और मध्यम स्वर तीव्र होता है। कोमल उसको कहते हैं कि मेन अवस्था से आधा टोन नीचे स्वर जो होता है वो कोमल स्वर कहलाता है, और जो आधा टोन स्वर ऊपर होता है वो कहलाता है तीव्र स्वर। तो यमन थाट में, कल्याण थाट में मध्यम तीव्र होता है। यमन बिलावल, दूसरा थाट बिलावल। बिलावल थाट की एक विशेषता है, इसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध होते हैं। अब तीसरा राग है यमन बिलावल और खमाजी, खमाज थाट।
खमाज, थाट, इसके अंदर नी कॉमन हो जाता है, नी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। नी होता है कोमल, और कोमल की निशानी होती है इसके नीचे खड़ी आड़ी लाइन, ये कोमल की निशानी होती है कोमल स्वर की। अब बारी आती है भैरवधार नंबर 4, भैरव, भैरव थाट या ठाट, भैरव थाट। भैरव थाट में रे और ध कोमल होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसके अंदर भैरव थाट के अंदर रे कोमल होता है और ध स्वर कोमल होता है। ये भैरव थाट की निशानी है। रे और ध स्वर, ये दोनों स्वर भैरव थाट के अंदर कोमल होते हैं। नंबर 5, यमन, यमन बिलावल और खमाजी भैरव मान, भैरव पूर्वी, पूर्वी थाट। अब इस पूर्वी थाट के अंदर ये जो अपन ने मारवा थाट चूज किया है, ये वाला भैरव थाट, भैरव थाट के म को ट्यून करने से पूर्वी थाट बनेगा, पूर्वी थाट। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसमें विशेष बात है ध्यान रखने की कि भैरव थाट को अपन पूर्वी थाट बना सकते हैं, बाकी रे और ध दोनों कोमल रहेंगे। इसमें मध्यम तीव्र कर देंगे, मध्यम तीव्र करते ही भैरव थाट पूर्वी थाट बन जाएगा। ये रे कोमल, ये ध कोमल और इसका मध्यम तीव्र करके ही ये कौन सा थाट बन जाएगा, पूर्वी थाट। मारवा नंबर 6, मारवा थाट, स्वर वही रहेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब अपन ने जो पूर्वी थाट किया है, इसके ध को शुद्ध करने से पूर्वी थाट बन जाएगा। रे कोमल रहेगा, मत तीव्र रहेगा और ध शुद्ध रहेगा, तो ये मारवा थाट बन गया। यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के अंदर रे को कोमल कर देंगे और मध्यम को कर देंगे तीव्र, तो ये मारवा थाट हो गया। अब आगे बारी आती है यमन बिलावल और खमाजी भैरव पूर्वी मारवा बाकी। काफी थाट, काफी थाट का नंबर 7,
सातवां नंबर काफी थाट। काफी थाट, काफी थाट में सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें ग और नी को कोमल करते ही थाट हो जाएगा काफी थाट। इसकी पहचान यही है कि इसमें ग कोमल होता है और नी कोमल होता है। ये काफी थाट है। नंबर 8 भैरवी, सॉरी आसावरी, आसावरी है नंबर 8 में, आसावरी। सा रे गा मा पा धा नी सा। यह आसावरी थाट हो गया। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि काफी थाट का जो गधनी कोमल रहेगा, इससे ध को कोमल कर देंगे। ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल। ग ध नी कोमल जिस थाट में है वो आसावरी थाट माना जाएगा। यह आसावरी थाट है। अब नंबर 9 पर है भैरवी थाट। भैरवी थाट, सा रे गा मा पा धा नी और सा। इन्हीं को रे को कोमल कर देंगे। रे गा ध नी, रे गा ध नी कोमल कर देंगे जो भैरवी थाट हो जाएगा। इसमें चारों कोमल स्वर आएंगे, रे गा ध नी, ये भैरवी थाट हो जाएगा। आगे है 10 नंबर पे तोड़ी। तोड़ी थाट, सा रे गा मा पा धा नी और ये सा। इसके अंदर रे ग ध कोमल, रे ग ध कोमल है, मध्यम तीव्र है। ये तोड़ी राग, ये तोड़ी थाट हो गया। यानी रे ग और ध कोमल है और मध्यम इसमें तीव्र है। इस तरह से ये 10 थाट माने गए हैं। इन्हीं 10 थाटों में से रागे निकलती है, रागे बनती है, रागे उत्पन्न होती है। तो अब जैसे थाट 10 थाट, इन 10 थाटों में से जिस थाट में से जिस राग का नाम रखा गया, जैसे कल्याण थाट का राग है, कल्याण राग है, यमन राग है, और काफी से काफी राग है, आसावरी से आसावरी राग है, भैरव से भैरव राग है, मारवा से मारवा राग है, रूबी राग है, खवाज है। यानी जिस थाट के नाम से जो राग पड़ा है उस राग को कहेंगे जन्य राग, यानी उसी राग से उत्पन्न राग, उसको जन्य राग कहा जाता है। अब इन थाटों को समझने का एक आसान तरीका बताता हूं आपको। इसमें एक थाट तो है शुद्ध मध्यम वाला और एक थाट है तीव्र मध्यम वाला। ठीक है, तीव्र मध्यम वाले थाट को कहेंगे कल्याण थाट या यमन थाट, और शुद्ध स्वरूप वाले जो थाट है उसको शुद्ध मध्यम वाला थाट है वो कहेंगे बिलावल। तो बिलावल की सुर देखते सबसे पहले अपन बिलावल।
बिलावल के सुर है सा, रे, ग, मा, प, ध, नी, सा। ये बिलावल थाट के हैं। अब कल्याण यानी यमन थाट, यमन ये शुद्ध मध्यम वाला है। मध्यम कौन सा है? शुद्ध। ये यमन, इसके अंदर सा, रे, ग, मा, प, ध, नी और सा। इसके अंदर तम तीव्र मध्यम है। तो बिलावल से बनेंगे 6 राग, 6 थाट बनेंगे बिलावल से, शुद्ध मध्यम से, और 4 थाट बनेंगे इससे तीव्र मध्यम से। अब किस तरह से बनेंगे वो बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले आपने ले लिया बिलावल थाट। क्या ले लिया? बिलावल थाट। अब बिलावल थाट का लिखेंगे सबसे पहले सा, बिलावल प्लस खमास, यानी बिलावल में खमास जोड़ देंगे। खमास कैसे जोड़ेंगे? इसको नी को कोमल करते ही बिलावल थाट खमास थाट बन जाएगा। इसको कोमल करते ही बिलावल थाट खमास थाट बन जाएगा। अब खमास के अंदर नी कोमल हो गया, खमास में करेंगे प्लस, इसलिए खमास थाट के अंदर प्लस कर देंगे अपन गर को कोमल कर देंगे, ये काफी थाट बन जाएगा। गर को कोमल कर देंगे, काफी थाट बन जाएगा। गनी कोमल होता काफी थाट के अंदर। और इसी के अंदर ध, रे, ग, धनी कोमल कर देंगे, ये आसावरी थाट बन जाएगा। और रे को भी कोमल कर देंगे, फिर भी थाट बन जाएगा। गर को शुद्ध और नी को शुद्ध कर देंगे तो भैरव थाट बन जाएगा। इस प्रकार इसके 6 थाट बन सकते हैं। रही बात इसकी मध्यम तीव्र वाले रागों में, मध्यम तीव्र जिसके अंदर होते हैं, इसके 4 राग उत्पन्न होते हैं। 4 कौन से हैं? मारवा, पूर्वी, तोड़ी और मारवा, पूर्वी, तोड़ी और यमन। यमन थाट पहला तो यमन हो गया, दूसरा पूर्वी, ये हो जाएगा रे, ग, ध। इसको कोमल करेंगे तो ये हो जाएगा तोड़ी, और उसके धर को शुद्ध कर देंगे तो ये हो जाएगा मारवा, और इसके धर को शुद्ध करेंगे ये हो जाएगा पूर्वी। इस तरह से 10 थाट बनते हैं। तो ये 10 थाट माने गए हैं। इन्हीं 10 थाटों में से राग उत्पन्न होते हैं। थाटों में राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब पढ़ेंगे अपन राग। राग कहते किसको हैं? यानी राग थाट से उत्पन्न होती है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, और सप्तक से थाट, और थाट से राग। अब राग किसको कहते हैं? राग की परिभाषा पढ़ेंगे अपन। राग ये हो गया राग। राग कहेंगे इसको, वो पढ़ते हैं।
ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर व वर्ण से सुसज्जित हो, यानी ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर तथा वर्ण से सुसज्जित हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे तथा मनुष्य के चित्त का रंजन करे। अब यहाँ चित्तरंजन की जगह मन का रंजन भी ले सकते हैं, यानी चित्तरंजन की जगह मन का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को रंजन करे, उसे गुणी लोग राग कहते हैं। राग कहते हैं। यानी ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर व वर्ण से सुसज्जित हो तथा मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात श्रोताओं के मन का रंजन करे या श्रोताओं का मनोरंजन करे, उसे गुणी लोग या विद्वान लोग राग कहते हैं। ये राग की परिभाषा है। अब राग की परिभाषा ये हो गई। अब राग की जाति, राग की परिभाषा हुई। राग में भी जातियां होती है। राग की विशेष 3 जाति होती है, पर उपजाति करके 9 जाति के लिए राग की। अब राग की 9 जाति कौन सी होती है, 9 जातियां मैं बताता हूं आपको। राग की 3 जाति तथा 6 उपजाति होती है। इन तीनों को इन सब को मिलाकर राग की
नौ जातियां मानी गई है। नौ जातियां मानी गई है। यानी राग की मुख्य जाति 3 होती है और 6 इसकी उपजातियां होती है। इन दोनों को मिलाकर यानी इन सबको मिलाकर के राग की जाति बनती है 9। तो 9 प्रकार की राग की जाति होती है। और 9 जाति कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। 3 मुख्य बताता हूँ पहले, फिर 6 और कौन सी हो बताता हूँ। पहली जाति है संपूर्ण। संपूर्ण 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 अभी संपूर्ण संपूर्ण किसको कहेंगे? जिसके आरोह में भी पूरे 7 स्वर हो, यानी पूरे 7 स्वर होते हैं उसको संपूर्ण कहेंगे। और अवरोह में भी 7, यानी सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। यानी आरोह में भी 7 स्वर होने चाहिए और अवरोह में भी पूरे 7 स्वर है, तो उसको संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा हो गया साढ़व। साढ़व यानी नाम से ही पता लग रहा है कि साढ़व 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 का मतलब 6 स्वर, यानी आरोह में भी 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर। किसी भी एक स्वर को छोड़ के गया है तो वो हो गया आरोह। साढ़व साढ़व जैसे एक स्वर को छोड़ दिया आपने, सा ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग सा। रे को छोड़ दिया, यानी आरोह में भी 6 स्वर है और अवरोह में भी 6 स्वर है। तो आरोह अवरोह जिसके दोनों 6 स्वर की साढ़व साढ़व जाति का राग कहेंगे। नंबर 9 7 7 इसमें 6 6। नंबर 3 है ओड़व ओड़व। यानी जिसके आरोह में भी 5 स्वर है और जिसके अवरोह में भी 5 स्वर है। जैसे राग भूपाली है, वो ओड़व ओड़व जाति का राग है। सा रे ग प ध सा, सा ध प रे सा। इसमें म वर्जित है और नी वर्जित है, यानी आरोह अवरोह दोनों में म और नी वर्जित है। इसके आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर है। नी तक स्वर गिनेंगे 7 से नी तक। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। ये ओड़व ओड़व जाति का राग है। अब इसमें भी ये तो मेन मुख्य 3 जातियां हो गई। अब इसमें उपजातियां कौन सी बनती है वो बताता हूं आपको मैं। यह संपूर्ण साढ़व, यानी जिसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में बात करते वक्त 6 स्वर। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग सा। रे को वर्जित कर दिया इसमें, तो आरोह हो गया संपूर्ण और अवरोह हो गया साढ़व। यानी आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तो इस तरह से ये संपूर्ण साढ़व जाति का राग हुआ। इसी के अंदर आ गया संपूर्ण ओड़व।
यानी आरोह के अंदर 7 स्वर है और अवरोह में 5 स्वर है। सा रे ग म प ध नि सा, 7 स्वर के पूरे अवरोह में सा ध प ग रे सा। इसमें म को और नि को वर्जित कर दिया, यानी कोई से भी 2 स्वर इसमें वर्जित हो सकते हैं राग के नियम के अनुसार। जिस राग में जो नियम है उसके अनुसार अगर अवरोह के अंदर 2 स्वर वर्जित है तो आरोह का संपूर्ण 7 स्वर का, अवरोह 5 स्वर का। अब बारी आती साडव साडव। पहला वाला हो गया साडव साडव, दूसरा आएगा साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण। अब इसमें क्रम उल्टा हो जाएगा, इसमें आरोह में 7 स्वर थे, अवरोह में 6 स्वर थे, इसमें उल्टा हो गया, इसमें आरोह में 6 स्वर है और अवरोह में 7 स्वर है। कैसे? सा रे ग प ध नि सा, इसमें मध्यम को छोड़ दिया आरोह में, सा रे ग प ग रे सा, ये 7 के 7 स्वर लगाए। तो जिसके आरोह के अंदर 6 स्वर हो और अवरोह में 7 स्वर हो उसको साडव संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। अब आती बारी साडव औडव की। साडव औडव। साडव औडव की बारी आ गई। साडव मतलब आरोह के अंदर 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। सा रे म प ध नि सा, 6 स्वर पे उतरते हो, सा ध प ग रे सा, 5 स्वर। तो जिस राग के आरोह में 6 स्वर हो और अवरोह में अर्थात वापस उतरते वक्त 5 स्वर हो उस राग को साडव औडव जाति का राग कहेंगे। अब बारी आती है औडव औडव हो गया, औडव संपूर्ण। औडव संपूर्ण अर्थात औडव का मतलब 5 स्वर। जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हो और अवरोह में 7 स्वर लगते हो उसको कहेंगे औडव संपूर्ण जाति का राग। सा रे ग प ध सा, सा रे ग प म ग रे सा। जाते वक्त मणि वर्जित कर दिया, आते वक्त पूरे स्वर 7 के साथ बोलेंगे। औडव साडव, यानी जिसके आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में 6 स्वर है। सा रे ग प ध सा, सा रे ग प ग रे सा, यानी अब इसमें मणि वर्जित कर दिया आरोह में और इसके अवरोह में म वर्जित कर दिया। तो इस प्रकार से ये 9 जातियां हुई। 9 कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये 9 जाति राग की हुई गिनतियां। 9 जाति ये राग की जाति है। इस तरह से राग की जातियां 9 होती है। तो मैंने इसकी परिभाषा ये, राग की 3 जाति तथा 6 उपजाति होती है। इन सबको मिलाकर राग की 9 जातियां मानी गई है। पहली है संपूर्ण संपूर्ण, दूसरी है संपूर्ण साडव, संपूर्ण औडव, फिर है साडव साडव, साडव संपूर्ण, साडव औडव, औडव औडव, औडव संपूर्ण, औडव साडव। 3 और 3 गिनतियां 9। इस तरह से राग की 9 जातियां मानी गई है। अब इसके बाद आगे अपन लय के बारे में पढ़ेंगे, ताल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी परिभाषा।
इन जातियों की परिभाषा में आपको व्याख्यान नंबर 4 यानी आगे के व्याख्यान में 4 नंबर व्याख्यान में आपको लिखूंगा, समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।